हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार और आप सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का पेपर में जो संख्या पद्धति के जो सवाल आए थे, यानी कि जो नंबर सिस्टम के सवाल पूछे गए थे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2023 में, वो सवाल मैं आप लोगों को कराऊंगा। ठीक है, इन सवालों को देखकर आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा के लेवल का पता चल जाएगा और साथ ही साथ हो सकता है आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में एक दो सवाल सीधे सीधे मिल जाए आपको। तो आप लोगों को क्या करना है, जो भी मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा मैं 2023 में जो आए हुए क्वेश्चन संख्या पद्धति के कराऊंगा, उनको अच्छी तरीके से सॉल्व करना है और क्वेश्चनों के लॉजिक स्तर को अच्छी तरीके से पहचानना है कि अब क्वेश्चनों का जो लेवल है वो किस तरीके का आ रहा है। ठीक है, तो देर न करते हुए शुरू करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2023 के संख्या पद्धति के सवाल। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है हमारा कि 3 अभाज्य संख्याओं का योग 72 है, यानी कि 3 अभाज्य संख्याओं का योग कितना दे रखा है? 72 दे रखा है। इन संख्याओं में से यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 24 अधिक है, यानी कि इन संख्याओं में से 2 ऐसी संख्याएं हैं जो एक दूसरे से जो है 24 अधिक है, यानी कि एक दूसरे के बीच दोनों का अंतर जो है 24 है। ठीक है, तो उनमें एक संख्या कौन सी है, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज है, इस सवाल में ही सब कुछ छुपा हुआ है। जब हम सवाल को ध्यान से देखेंगे तो सारा लॉजिक इसी सवाल में छुपा हुआ है। कैसे? देखिए, 3 अभाज्य संख्याओं का योग दे रखा है 72। 3 अभाज्य संख्याओं का योग हमको 72 दे रखा है, यानी कि कहने का मतलब है, अगर 3 अभाज्य संख्या में x और y और z ले लूं तो तीनों का योग कितना दे रखा है? हमको 72 दे रखा है। ठीक है, अब अभाज्य संख्याएं कैसी होती हैं? अभाज्य संख्याएं सभी कैसी होती हैं? ऑड होती हैं। केवल एक होती है इवन, कौन सी? 2। बाकी 2 को छोड़ के जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो कैसी होती हैं? वो ऑड होती है, यानी कि विषम होती हैं। ठीक है, तो अगर तीनों थोड़ी देर के लिए मान लें कि तीनों ऑड है, अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि तीनों ऑड है, तो हम जानते हैं कि कोई 2 ऑड, यानी कि 2 ऑड जोड़ते हैं जब, अगर हम किन्हीं 2 ऑड नंबर को जब जोड़ेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा? अगर हम किन्हीं 2 ऑड नंबर को जोड़ते हैं तो हमको हमेशा इवन नंबर प्राप्त होता है। ठीक है, और एक ऑड और एक इवन को जोड़ने पर, एक ऑड और एक इवन को जोड़ने पर हमेशा ऑड नंबर मिलता है। ठीक है, तो अगर हम इन तीनों की जगह केवल ऑड विषम संख्याएं रख दे, जैसे मैंने x भी ऑड संख्या ले ली, y भी ऑड संख्या ले ली और z भी ऑड संख्या ले ली, तब ऑड संख्या प्लस करने पर क्या मिलता है? ऑड और संख्या प्लस करने पर इवन संख्या मिलती है और इवन ऑड करने पर ऑड मिल जाती है। तो इन दोनों को जोड़ने पर तो हमें इवन मिलेगी, क्योंकि ऑड और जोड़ने पर इवन मिलती है, यानी कि सम संख्या मिलती है। और इवन उसके बाद फिर ऑड आ गया, इसको ऑड को ऐसे रख दिया हमने, फिर इवन ऑड को जोड़ने पर हमें कैसी मिलती है? इवन ऑड को जोड़ने पर फिर हमें ऑड मिलती है, यानी कि ऑड संख्या मिलती है। ठीक है, अगर हम तीनों संख्याएं ऑड ले लें, यानी कि विषम संख्याएं ले लें, तो हमें लास्ट में ऑड यानी कि विषम संख्या प्राप्त होती है। लेकिन हमको यहाँ जो क्वेश्चन में दे रखा है तीनों संख्याओं का योग, वो क्या दे रखा है? हमको सम संख्या यानी कि इवन नंबर दे रखा है। कैसा सब संख्या देख रही है? इवन नंबर दे रखा है। तो इसका मतलब यह है कि हमको एक इवन नंबर लेना ही पड़ेगा, तो इसका मतलब यह है कि जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं उनमें केवल एक ही इवन नंबर होता है, वो है 2। तो ये तो सिंपल हो गया कि एक नंबर हमको पता चल गया कि हमें कौन सा लेना है? 2 लेना है। हमने जब 2 ले लिया तो 70 में से 2 घटा दो तो कितना बचा? यहाँ 72 है, 72 में से 2 घटा दो तो कितना बचा? 70। अब एक नंबर तो पता चल गया, अब y z की वैल्यू निकालनी है, तो यानी कि y प्लस z यानी कि 2
अभाज्य संख्याओं का योग अब 70 बचा हमारे पास। अब दोनों के बीच अंतर कितना दे रखा है, 24 का अंतर दे रखा है। तो इन दोनों के बीच अंतर जो है y माइनस जेड बराबर ये हमको 24 दे रखा है। तो ये दोनों संख्याओं का योग, जो बची हुई दोनों संख्याएं हैं उनका योग 70 हो गया, दोनों का अंतर 24 हो गया। तो ये संख्या हम आराम से अलग अलग निकाल सकते हैं। कैसे? दोनों को जोड़ के अगर हम आधा करते हैं तो एक संख्या मिल जाएगी, क्योंकि दोनों को अगर जोड़ेंगे तो जेड कट जाएगा, वाई पता चलेगा। तो दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे तो वाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, 70 प्लस 24, 70 और 24 कितना हो गए, 70 और 24 हो गए 94, 70 और 24 94 बटे 2, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, ये कट गया। तो y बराबर कितना आ गया, 47। यानी कि दूसरी जो हमारी अभाज्य संख्या है ये भी पता चल गई। अब तीसरी कैसे निकालेंगे, यानी कि z की वैल्यू कैसे निकालेंगे, समीकरण को घटा के इसका घटा के आधा कर दो, तो यानी कि z की वैल्यू आ जाएगी, घटा के आधा कर दो, यानी कि 70 में से 24 गए कितने बचेंगे, 10 में से 4 गए 6, 10 में से 4 गए 6, यहाँ बचा 6 में से 2 गया 4, 46 बटे 2, 2 23 से ये कट गया। तो जेड की वैल्यू भी प्राप्त हो गई 23। ठीक है, तो इस तरीके से हमें तीनों अभाज्य संख्या पता चल गई। कौन कौन सी, एक हमको 2 पता चली, एक अभाज्य संख्या 2 हो गई, दूसरी हमारी 23 हो गई और तीसरी हमारी 47 हो गई। ये 47, क्योंकि y की वैल्यू 47 थी, तो तीनों अभाज्य संख्या हमको पता चल गई। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है, उनमें से एक संख्या बताओ। तो इनमें से एक संख्या कौन सी होगी, ऑप्शन में देख लेंगे, हमें 47 दे रखी है, तो यही डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, दूसरा सवाल क्या है कि 7 से बड़ी अभाज्य संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो देखिए 7 से बड़ी कोई भी अभाज्य संख्या होगी, 7 से बड़ी कोई भी अभाज्य संख्या होगी, जब उसे 6 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा 1 या 5 शेष बचेगा। नहीं यकीन है तो आप लोग जो है अपनी अपनी कॉपी पर करके देख लेंगे। ठीक है, कि 7 से बड़ी कोई भी अभाज्य संख्या होगी, उसे 6 से डिवाइड जब करेंगे तो या तो 1 शेष आएगा या 5 शेष आएगा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, पहला वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, अब देखते हैं तीसरा और चौथा सवाल। तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल है कि n के किस मान के लिए, यानी कि n के किस मान के लिए 3 की पावर n माइनस 2 की पावर n तथा 3 की पावर n प्लस 2 की पावर n अभाज्य है। यानी कि n की कौन सी वैल्यू इसमें रख दें जिससे दोनों संख्याएं जो है हमको अभाज्य प्राप्त हो। तो दिए गए ऑप्शन में जो संख्याएं हैं उन्हीं को रख के हम ट्राई करके देखेंगे। इनको रखने पर अगर हमें अभाज्य संख्या प्राप्त हो जाती है तो वही नंबर हमारा सही होगा, उसी पर हम टिक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला वाला ऑप्शन देख लेते हैं। पहला वाले ऑप्शन में को जब हम n की जगह रखेंगे, पहला क्या है, n बराबर हम 2 रखते हैं इन दोनों में। ठीक है, तो जब n बराबर 2 रखेंगे तो इसका मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 3 3 9 माइनस 4 यानी कि 5 आ गया। ये तो अभाज्य संख्या आ गई। ठीक है, इसी प्रकार इसमें रख के देख लेते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 3 3 9 प्लस 2 2 4, 9 4 13, यानी कि 5 और 13 दोनों अभाज्य संख्या आ गई। यानी कि n के किस मान के लिए ये और ये अभाज्य है, तो n बराबर 2 के लिए दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। यानी कि n बराबर 2 रखने पर ये दोनों अभाज्य संख्या आ रही हैं, इसलिए n 2 पहला वाला ऑप्शन यानी कि पहला वाला ऑप्शन जो 2 दे रखा है वही सही होगा। और भी देख लेते हैं, जैसे अगर हम 3 को रखते हैं n की जगह, अगर हम n की जगह 3 को रखते हैं तो 3 अगर रखेंगे n की जगह तो 3 3 होती है 27 और 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 27 में से 8 गए कितने बचेंगे, 27 में से अगर 8 गए कितने बचेंगे, 19। कितना बचा हमारे पास, 19। लेकिन 19 तो अभाज्य संख्या है, लेकिन अगर इसको हम प्लस कर दें, यहाँ पर इसकी जगह रखें तो 27 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। जबकि 35 क्या है, 35 अभाज्य संख्या नहीं है। इसका मतलब 3 रखने पर कोई काम नहीं चलेगा, यानी कि 3 ऑप्शन हमारा गलत होगा। इसी प्रकार 4 को रख के देखें तो अगर 4 रखेंगे 3 3 होती है 27 81 हो जाएगा, माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16,
81 में से 16 गए, 11 में से 6 गए 5, और यहाँ बचे कितने, 7 में से 1 गया 6, 65। और 65 किससे विभाजित हो जाता है, 13 से विभाजित हो जाता है। इसका मतलब 65 अभाज्य संख्या नहीं है। इसका मतलब केवल ऑप्शन 2 वाला ऑप्शन यानी कि पहला वाला ऑप्शन ही सही होगा, जिसको रखने पर जो है ये दोनों संख्याएं अभाज्य प्राप्त हो रही हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, पहला वाला ऑप्शन सही होगा। चौथा सवाल देखेंगे, के एक अभाज्य संख्या है जो 5 से बड़ी है, यानी कि के एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है जो 5 से बड़ा है, तो के स्क्वायर प्लस 19 को 12 से भाग देने पर शेष कितना होगा। ठीक है, तो देखिए सिंपल है कि के एक अभाज्य संख्या है जो 5 से बड़ी है, तो 5 से बड़ी कोई भी अभाज्य संख्या ले लो और उसकी वैल्यू को, उस वैल्यू को इसमें रख दो और 12 से डिवाइड कर दो, जो शेष आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो 5 से बड़ी कोई भी अभाज्य संख्या ले लेते हैं, जैसे मैंने ले ली 7 ले ली, क्या ले ली मैंने, के बराबर 7 ले ली। अब 7 को उठा के इसमें रख देते हैं के स्क्वायर प्लस 19 में, के स्क्वायर प्लस 19 में, तो 7 का स्क्वायर प्लस 19 हो गया, 7 सत्ते 49 प्लस 19 हो गया, 9 9 18 के 8, 4 5 और 6 68 आ गया। अब 68 में कितने से डिवाइड करना है, 12 से डिवाइड करना है, तो 12 से जब 68 में डिवाइड करेंगे तो 12 पंजे 60, 8 आंसर आ, यानी कि शेष कितना बचा, शेष हमारा 8 आ गया, और यही हमारा आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, अब देखते हैं पांचवा और छठा सवाल। पांचवा सवाल क्या है, पांचवा सवाल है कि यदि ए बी सी डी और ई अलग अलग अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि ए बी सी डी ई जो है अलग अलग प्राइम नंबर है। ठीक है, यदि इन पांचों संख्याओं का योग, अगर ये पांच जो हैं, ये पांच जो अभाज्य संख्या अलग अलग दे रखी हैं, इनका अगर योग करते हैं तो विषम संख्या प्राप्त होती है। यानी कि इन पांचों अभाज्य संख्याओं का जब योग करेंगे तो जो योग प्राप्त होगा वो कैसा नंबर होगा, वो विषम संख्या होगी, यानी कि वो ऑड नंबर होगा। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होगा, कैसा होगा, सम संख्या होगा, सम अभाज्य संख्या होगा, विषम संख्या होगा या विषम अभाज्य संख्या होगा। यानी कि 5 में से 4 संख्या अगर हम जोड़ दें तो क्या प्राप्त होगा, सम संख्या प्राप्त होगी, सम अभाज्य संख्या प्राप्त होगी, विषम संख्या प्राप्त होगी या विषम अभाज्य संख्या प्राप्त होगी। तो ये हमसे पूछा है इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा अगर इन चारों अभाज्य संख्याओं को जोड़ दे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये चीज उन्होंने दे रखी है, इसको बिल्कुल लॉजिकली हल करेंगे। कैसे, देखिए हमको क्या दे रखा है, ए बी सी डी ई अलग अलग अभाज्य संख्याएं हैं और इन पांचों का संख्याओं का योग हमको ऑड नंबर दे रखा है, यानी कि विषम संख्या दे रखा है। ठीक है, जितनी भी हमारी अभाज्य संख्या होती हैं वो सभी विषम संख्याएं होती हैं केवल 2 को छोड़कर। तो एक बार हम 4 अभाज्य संख्याएं, 4 विषम अभाज्य संख्या ले लेते हैं और एक और जो है सम अभाज्य संख्या 2 ले लेते हैं। इन पांचों को जोड़ के देखते हैं कैसा क्या नंबर आता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हमने सम अभाज्य संख्या 2 ले ली, फिर बाकी अभाज्य संख्या ले ली 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11। अब इनको ऐड कर दिया, अब 5 अभाज्य संख्या हो गई, 1 2 3 4 5, 5 अभाज्य संख्या हो गई। ठीक है, अब इनको ऐड करेंगे तो 3 2 5 5 10 7 17 18 10 28, यानी कि 28 प्राप्त हो रहा है। और 28 एक क्या है, 28 एक सम संख्या है, यानी कि इवन नंबर है। 28 एक क्या है, इवन नंबर है, यानी कि सम संख्या है। जबकि हमसे क्या कह रखा है, यदि इन पांचों संख्याओं का योग विषम यानी कि ऑड नंबर हो, जबकि हमने अगर 2 को शामिल कर रहे हैं तो बाकी अलग अभाज्य संख्याएं को जोड़ रहे हैं तो जो योग आ रहा है वो 28 आ रहा है, यानी कि सम संख्या आ रहा है। इसका मतलब यह है जो सम अभाज्य संख्या है 2 होगी उसको नहीं जोड़ा जाएगा, यानी कि जितनी भी अभाज्य संख्या 5 लेंगे वो सभी जो है 2 को छोड़ के लेंगे। तो 2 को जब छोड़ के लेंगे तो इसका मतलब यह है कि जितनी भी अभाज्य संख्याएं हम लेंगे 5, यानी कि ए बी सी डी ई जितनी 5 अभाज्य संख्या हैं ये सभी विषम संख्याएं होंगी। ठीक है, तो अब हमें जब पता चल गया कि ये सभी विषम संख्याएं होंगी तो a प्लस बी प्लस सी डी यानी कि 4 विषम संख्याओं का योग होगा। क्या होगा, इसका मतलब 4 विषम संख्याओं का योग हमसे पूछा है, क्योंकि ये तो हमें क्लियर होगा
क्लियर हो गया, क्योंकि हमको 2 को तो लेना नहीं है, तो 2 को छोड़ के जितनी भी संख्याएं बची अभाज्य वो सब विषम होंगी। इसका मतलब ए बी सी डी ई सभी विषम अभाज्य संख्याएं हैं। जब सभी विषम अभाज्य संख्या है तो 4 विषम संख्याओं यानी 4 विषम अभाज्य संख्याओं को जोड़ेंगे तब हमें क्या प्राप्त होगा, यानी कि 4 विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा। तो जब भी 4 विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमेशा हमें इवन नंबर यानी कि सम संख्या प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? इवन नंबर यानी कि सम संख्या प्राप्त होती है। बिल्कुल एग्जाम्पल दे के बता दूंगा। जैसे हमने 4 कोई भी विषम संख्या ले लो, जैसे 1 + 3 + 5 + 7, ये 4 विषम संख्या है, इन्हें जोड़ दो, 5 3 4 5 9 7 16 यानी कि सम संख्या मिल गई। यानी कि 4 विषम संख्याओं को जोड़ने पर हमेशा सम संख्या प्राप्त होती है। इसलिए 4 या अभाज्य संख्याएं हैं लेकिन ये विषम है, इसलिए इन्हें जोड़ने पर क्या प्राप्त होगी, सम संख्या प्राप्त होगी। यानी कि हमारा पहला वाला जो है ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब देखेंगे छठा सवाल। छठा क्या है, 0.325 और 1.0302 के गुणनफल में दशमलव बिंदु के बाद कितने अंक होंगे। यानी कि यहाँ पर जो है ये 0.325 दे रखा है और 1.0302, इन दोनों की गुणा की जाए, इन दोनों संख्याओं की अगर गुणा की जाए तो गुणनफल में जो आएगा उसमें दशमलव बिंदु के बाद कितने अंक होंगे। ठीक, तो देखिए हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर यहाँ पर जैसे 0.1 गुणा 0.1 है, अगर इनकी जब दोनों की गुणा करेंगे तो जो गुणनफल आएगा 1 आएगा, लेकिन पॉइंट कितने के बाद लगेगा, क्योंकि 2 बार गुणा हो रही है तो यहाँ भी 1 के बाद पॉइंट है, यहाँ भी 1 के बाद है, तो 1 1 2 के बाद पॉइंट लगेगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर कितने के बाद पॉइंट है इस संख्या में, 1 2 3, यहाँ पर 3 के बाद पॉइंट है, यहाँ पर कितने के बाद पॉइंट है, 1 2 3 4, यहाँ पर 4 के बाद पॉइंट है। तो जब इनके गुणा करेंगे आपस में, जब इनके गुणा करेंगे संख्याओं की, तो यहाँ पर जो पॉइंटों की संख्या है वो जो गुणनफल में लगेगी वो इन 2 पॉइंटों की संख्या को जोड़ के लगेगी। 3 और 4 यानी कि 7 अंकों को छोड़ के लगेगा पॉइंट, 7 अंकों को छोड़ के लगेगा। लेकिन यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है, अगर यहाँ पर 5 है, यहाँ पर इकाई का अंक 5 है और यहाँ पर इकाई का अंक, पहली संख्या में इकाई का अंक 5 है और दूसरी संख्या में इकाई का अंक 2 है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, गुणनफल में इकाई के स्थान पर 0 आएगा। इकाई के स्थान पर क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन और 0 को हम काउंट नहीं करते हैं, 0 को हम काउंट नहीं करते हैं, इसलिए 7 दशमलव के बाद 7 यानी कि 7 अंकों के बाद दशमलव तो लगेगा, ये तो क्लियर है, 7 अंकों के बाद दशमलव लगेगा। लेकिन उस कंडीशन में लगेगा जब इकाई के स्थान पर 0 नहीं आएगा। चूंकि यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, तो इन दोनों की गुणा में जो है इकाई के स्थान पे 0 तो आएगा। इसका मतलब इस 0 को तो काउंट करना नहीं है, तो 7 में से 1 हटा दो, 7 में से 1 कम कर दो, यानी कि 6 के बाद पॉइंट लगेगा। इन दोनों के गुणनफल में कितने के बाद पॉइंट, यानी कि 6 संख्याओं के बाद पॉइंट लगेगा। अगर 0 नहीं आता तब 7 के बाद पॉइंट लगता। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 6 के बाद पॉइंट लगेगा। ठीक है, 7वां सवाल क्या है, 7वां सवाल है कि PQRS 4 ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं जिनका योग 45 है। यानी कि PQRS 4 ऐसी अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर्स हैं जिनका योग हमको कितना दे रखा है, 45 दे रखा है। यदि P छोटा है Q से, Q छोटा है R से, R छोटा है S से, यानी कि P जो है सबसे छोटा नंबर है, उसके बाद उस P से बड़ा Q है, Q से बड़ा R है, R से बड़ा S है, तो P की पावर 4 + 2P का मान हमसे पूछा है। ठीक है, तो अगर हमको P की वैल्यू पता चल जाए, यानी कि P की वैल्यू का मतलब यानी कि P के स्थान पर कौन सी अभाज्य संख्या है, अगर वो पता चल जाए तो P की वैल्यू उसी अभाज्य संख्या को रख के इसका मान हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमें एक बात तो क्लियर है, यहाँ पर जो दे रखी है कि P जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। PQRS चारों अभाज्य संख्या है, लेकिन इन चारों में जो P है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमको दे रखी है। लेकिन हमको ये क्लियर नहीं किया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या हम 2 ही लेंगे, यानी कि 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। लेकिन इन्होंने ये तो नहीं कहा कि P की वैल्यू 2 ही है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हम 2 ही लेंगे, ये तो क्लियर नहीं है। ये कौन बताएगा, ये हमें इसका योग बताएगा,
ये हमको योग बताएगा कि हमें 2 लेना है या नहीं लेना है। कैसे? देखिए, ये जो योग दे रखा है 45, ये 45 क्या है? ये हमारा ऑड नंबर है, यानी कि विषम संख्या है। कैसी है? विषम संख्या है। ठीक है, जब हमारी विषम संख्या है तो हमने देखा चार संख्याएं हैं केवल। कितनी है? पी क्यू आर एस, 4 अभाज्य संख्या है। तो चारों का योग अगर हम 2 को भी शामिल कर ले और बाकी विषम संख्या ले लें 3, 5, 7, यानी कि 2 को शामिल करने पर बाकी विषम संख्याओं का योग करें तो चारों संख्याओं का योग क्या प्राप्त हो रहा है? 2, 3, 5, 5, 10, 7, 17 प्राप्त हो रहा है। कैसा प्राप्त हो रहा है? 17 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया है कि इस योग में 2 शामिल है। ठीक है, अगर थोड़ी देर के लिए 2 को हटा दें, बाकी जो है अभाज्य संख्या ले लेते हैं, क्योंकि 2 तो एक सम संख्या है, केवल एक ही सम अभाज्य संख्या होती है 2। तो बाकी 2 को छोड़ के बाकी जो 4 कोई अभाज्य संख्या ले लेते हैं जो कि चारों विषम होंगी। तो ठीक है, जैसे 2 को छोड़ के हमने ले लिया 3, 5, 7 और 11, ये 4 विषम अभाज्य संख्या ले ली। अब इनका जब टोटल करेंगे 5, 3, 8, 7, 15, 16, 10, 26, यानी कि इन चारों का जो टोटल कितना आ रहा है? 26 आ रहा है, जो कि एक सम संख्या आ रहा है। ठीक है, चूंकि एक सम संख्या आ रहा है, हमको जब विषम चारों का योग जब विषम दे रखा है, इसका मतलब यह है कि जो है ये 2 जो है जोड़ना पड़ेगा, यानी कि इस 45 में 2 शामिल है। 2 जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और चूंकि एक सम अभाज्य संख्या है, वो 45 के योग में शामिल है। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या फिर क्या है? हम 2 ले लेंगे और 2 इसमें शामिल है। ठीक है, तो जब हम 2 ले लेंगे तो p की वैल्यू उठा के फिर इसमें रखेंगे, तो p का मान 2, हमको पता क्लियर हो गया कि 2 लेना है, तो p की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 की पावर 4 प्लस 2 गुणा 2, 2 की पावर 4 का मतलब 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 हो गया, प्लस 2 दूनी 4, 16 4 20, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 20 आएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, तो बिल्कुल एक्यूरेट ये जो योग दे रखा होगा, यही हमको बता देगा कि संख्या 2 यानी कि अभाज्य संख्या 2 लेनी है या नहीं लेनी है। अगर ये योग हमको सम संख्या दे रखा होता, तब हम 2 नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि 2 को छोड़कर 4 जो है विषम अभाज्य संख्याओं का योग हमेशा सम संख्या मिलता है, लेकिन 2 को शामिल करके बाकी विषम अभाज्य संख्याओं को जोड़ते हैं, तब जो योग मिलता है वो विषम संख्या मिलता है। और हमको विषम ही संख्या दे रखी है, इसका मतलब जो है 4 विषम अभाज्य संख्याओं के साथ हमें सम अभाज्य संख्या 2 को भी शामिल करना है। और चूंकि 2 इन चारों अभाज्य संख्याओं में 2 सबसे छोटी है, यहाँ पर p सबसे छोटा है, इसका मतलब p की वैल्यू कितनी होगी? p की वैल्यू 2 होगी। जब p की वैल्यू 2 होगी तो p की वैल्यू इसमें रख के इसको हल करके हम इसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक, अब देखेंगे 8वां सवाल। 8वां सवाल क्या है कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या है, यानी कि 4 संख्या दे रखी हैं, तो कौन सी प्राइम नंबर है, यानी कि कौन सी अभाज्य संख्या है। तो देखिए, अभाज्य संख्या की डेफिनेशन क्या होगी? प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या हो गई? यानी कि अभाज्य संख्या स्वयं से और केवल 1 से विभाजित होती है, यानी कि वो खुद से विभाजित होगी या फिर 1 से, बाकी किसी से विभाजित नहीं होगी। तो इन नंबरों को देख लेते हैं। 3, अगर 3 से विभाजित होने वाली कौन सी संख्या होती है? जिसके सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए, वो 3 से विभाजित हो जाती है। तो हम सभी अंकों का योग कर लेंगे। 3 9 12, 3 15, 4 19, 4 23 और 1 24, यानी कि इन सभी अंकों का योग 24 आ रहा है। इसका मतलब ये संख्या 3 से विभाजित हो रही है। जब 3 से विभाजित हो रही है, इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ठीक है, अब देखिए ये वाला, देखिए ये एक लास्ट में 5 है। जिस संख्या के लास्ट में 5 होता है वो तो संख्या 5 से विभाजित ही होती है। तो ये तो देखते ही पता चल गया। तो ये ऑप्शन भी अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये 5 से विभाजित होता है। अगर ये अभाज्य संख्या होती तो ये तो खुद से विभाजित होती है, 1 से विभाजित होती। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। अब इसको देख लेते हैं। देखिए, इसका अंकों का योग कर लेते हैं। 3 2 5 7 12 4 16, 3 2 5 7 12 4 16 4 20 21, इसका योग भी 21 आ रहा है। 21 आने का मतलब ये 3, जब किसी संख्या का योग
जो है 3 से विभाजित होता है तो वो संख्या 3 से विभाजित होती है। इसका मतलब ये भी संख्या 3 से विभाजित हो रही है, इसका मतलब ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो शेष कौन सी बची? केवल हमारी पहली वाली संख्या शेष बची, यही अभाज्य संख्या होगी। बाकी जो 3 है वो भाज्य संख्याएं होंगी, यानी कि कंपोजिट नंबर है। ठीक है, अब देखते हैं 9वां और 10वां सवाल। 9वां सवाल क्या है? 9वां सवाल है कि यदि के स्क्वायर प्लस 3 यानी कि के स्क्वायर प्लस 3 तथा के क्यू प्लस 5 अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि तीनों प्राइम नंबर दे रखे हैं। के स्क्वायर प्लस 3 और के क्यू प्लस 5 जो है अभाज्य संख्या दे रखी है, यानी कि प्राइम नंबर दे रखे हैं। तो के का मान बताइए, यानी कि के की वैल्यू हमसे पूछी है। तो हमें ऑप्शन जो दे रखे हैं इन्हीं ऑप्शनों की सहायता से आराम से इसकी वैल्यू को निकाल लेंगे, ऑप्शनों का सहारा लेकर। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले 2 रख के देखेंगे के की जगह, 4 रख के देखेंगे, 7 रख के देखेंगे और 3 रखेंगे। चारों में से कोई एक ऑप्शन तो ऐसा होगा जिसकी वैल्यू के यहाँ पर रखने पर जो है ये तीनों अभाज्य संख्याएं प्राप्त होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, के की वैल्यू 2 रख के देख लेता हूँ। तो जब के की वैल्यू ये है हमारा के पहली अभाज्य संख्या, दूसरी के स्क्वायर प्लस 3 है और तीसरी क्या है के क्यू प्लस 5। सबसे पहले मैं के की वैल्यू 2 रख के देखता हूँ। 2 रखूंगा तो 2 आ गया, तो 2 दूनी 4, अब इसका स्क्वायर 2 यहाँ पर के की जगह 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 और 3 7 आ जाएगा। और 2 की पावर के की पावर 3 है तो 2 रखेंगे तो के 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब 8, 8 5 13। ठीक है, तो 2 7 13, यानी कि तीनों हमको अभाज्य संख्या प्राप्त हो गई के की वैल्यू 2 रखने पर। ठीक है, इसका मतलब उत्तर तो क्लियर है कि जब 2 रखने पर के की वैल्यू 2 रखने पर जब तीनों अभाज्य संख्या मिल रही है और ये तीनों अभाज्य संख्या हमको दे रखी है, इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी हम दूसरा ऑप्शन भी रख के देख लेते हैं। ठीक है, ट्राई करने के लिए 7 रख के देखते हैं। तो देखिए 7, अगर हम 7 रख के देखते हैं तो यहाँ 7 आ गया, ये 7 7 49 और 3 कितना हो गया 52 हो गया। इसका मतलब 7 भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर 52 आ गया, 52 अभाज्य संख्या नहीं है। इसी तरीके से 3 रख के देख लेते हैं। के की वैल्यू यहाँ पर अगर 3 रखते हैं तो 3 आ गया के की जगह, 3 3 9 3, दूसरी 12 आ गई, 12 अभाज्य संख्या नहीं है। इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि के की वैल्यू 2 होगी और 2 इस तीनों संख्याओं में रखने पर हमें अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर प्राप्त होंगे। ठीक, अब देख लेते हैं 10वां सवाल। 10वां सवाल क्या है कि 0.0623 1/16 से कितना कम है, यानी 0.0623 1/16 से कितना कम है। तो बिल्कुल सिंपल है, ये वाली संख्या 1/16 से कितना कम है, ये वाली संख्या। तो सबसे पहले 1/16 का मान निकाल लेते हैं पॉइंट में। तो देखिए कैसे करेंगे, 16 में 1 से डिवाइड कर दो। जैसे 1/16 का मान पॉइंट में निकालेंगे तो पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, फिर 0 बढ़ाया, 0 बढ़ाया, 16 6 96, 4 बचे। फिर पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ा देंगे, 16 6 96, 4 बचे। पॉइंट लगाए, 0 बढ़ा देंगे, 16 दूनी 32, 32 कितने बचे 8 बचे। पॉइंट लगाए, 8 में 0 बढ़ा देंगे, 16 पंजे 80, यानी कि 0.0। ये हमें 1/16 की वैल्यू कितनी आ गई 0.0625 आ गई। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से कितनी ज्यादा है, यानी कि ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से कितनी कम है ये निकाल लेंगे। इसको घटा देंगे तो 0.0623 घटा दें। 5 में से 3 गया 2, 2 में से 2 गया 0, 6 में से 6 गया 0 और ये 0 पॉइंट यानी कि 0.302 यानी कि 0.0002 जो है कम है। अभी इसको हम भिन्न में बदल लेंगे क्योंकि ऑप्शन हमको किस में दे रखे हैं, भिन्न में दे रखे हैं। तो जब पॉइंट हटाएंगे तो कितने जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 है तो 4 जीरो नीचे आ जाएंगे और 2 से काट देंगे, 4 जीरो यानी कि 2/1 2 3 4 जीरो आ गए। 2 एकम 2, 2 पंजे 10 यानी कि 1/5000 आ गया। कितना आ गया 1/5000 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। इन क्वेश्चनों से आपको अपने यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा के पैटर्न का भी पता चल जाएगा, लेवल का भी पता चल जाएगा और हो सकता है इन 10 क्वेश्चनों में से, नंबर सिस्टम के इन 10 क्वेश्चनों में से आपके पेपर में, यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर में भी एक ना एक डायरेक्ट ऐसा ही क्वेश्चन उठा के सीधे सीधे रखा हुआ मिल जाए।
ठीक है। इसलिए इन क्वेश्चनों की अच्छी तरह से प्रैक्टिस आप लोग जरूर कर लेना, जिससे आपको अपने यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में इसका बेनिफिट मिले। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे हम संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम के लास्ट पार्ट को लेकर। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।